हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले क्लास 11 फिजिक्स भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के भाग 2 पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई मापने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली विधि नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधियां, डायरेक्ट मेथड्स, एवं नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधियां या परोक्ष विधियां, इनडायरेक्ट मेथड्स। इसे आप लोग नोट करें। लंबाई का मापन की निम्न 2 विधियां हैं। नंबर 1 पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधियां, डायरेक्ट मेथड। तथा दूसरी अप्रत्यक्ष विधियां या परोक्ष विधियां, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो पहले प्रत्यक्ष विधि को या प्रत्यक्ष विधियां को डिस्कस कर लिया जाए। प्रत्यक्ष विधि द्वारा केवल छोटी दूरियों का मापन किया जा सकता है, जैसे मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर से लेकर 100 मीटर अर्थात 10 स्क्वायर मीटर तक की दूरियों का मापन हम आसानी से कर सकते हैं मीटर स्केल की सहायता से। अब 10⁻10 मीटर से कम दूरी का मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स या स्लाइड कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम 10⁻⁴ मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकते हैं। इससे भी कम दूरियों का मापन करना हो तो उसके लिए स्क्रू गेज या गोलाई मापी, जिसे अंग्रेजी में स्फेरोमीटर कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से 10⁻⁵ मीटर तक की दूरियों को मापा जा सकता है। अब इससे कम दूरी का मापन, 10⁻⁵ मीटर से कम दूरियों का मापन या बहुत बड़ी दूरियों का मापन के लिए, जिन दूरियों को हम मीटर स्केल से नहीं माप सकते हैं आसानी से, तो उसके लिए अप्रत्यक्ष विधि या परोक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में हम प्रत्यक्ष विधि में हम किसी यंत्र के द्वारा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मापक यंत्र के द्वारा, जैसे कि मीटर स्केल है, स्क्रू गेज है या गोलाई मापी है, स्फेरोमीटर, उसकी सहायता से छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। तो इसे प्रत्यक्ष विधि, ये सभी मापन प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत ही आती हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में इसकी सहायता से छोटी दूरियों का मापन केवल किया जा सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा केवल छोटी दूरियों का मापन किया जा सकता है। जैसे कि मीटर स्केल की सहायता से हम हम माप सकते हैं। मीटर स्केल द्वारा न्यूनतम दूरी 10⁻³ मीटर अर्थात 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर या 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अब फिर उसमें 100 से भाग देंगे तो 10⁻² से भाग देंगे तो 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल हो गया।
तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर माने 100 मीटर तक की दूरी को आसानी से मापा जा सकता है मीटर स्केल के द्वारा। और प्रत्यक्ष विधि में दूसरा यंत्र, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में चूँकि छोटी दूरियों का मापन करना है तो इसे हम मापक यंत्रों की सहायता से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से माप सकते हैं इन छोटी दूरियों को प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। तो दूसरा नंबर 2 जो मापक यंत्र है वर्नियर कैलिपर्स, 10⁻⁻1 मिलीमीटर से कम दूरी, छोटी दूरी 0.1 मिलीमीटर मेजर करना हो तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा हम माप सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर की दूरियों तक की दूरियों को मेजर कर सकते हैं। और इससे भी कम दूरी अगर 10⁻⁻5 मीटर दूरी मापना हो, मतलब 0.01 मिलीमीटर मेजर करना हो, तो उसके लिए हम या तो स्क्रू गेज की सहायता से किसी पतले तार का व्यास मापा जा सकता है, या छोटी छोटी गोलियां हैं, इस्पात की छोटी छोटी गोली, धातु की छोटी छोटी गोलियों, उसका भी व्यास मापा जा सकता है। तथा गोलाई मापी की सहायता से, स्फेरोमीटर की सहायता से किसी समतल पतली कांच की पट्टी का, प्लेट का की मोटाई ज्ञात किया जा सकता है, या कोई वाच ग्लास है तो उसका भी उसकी गहराई भी मापा जा सकता है, वाच ग्लास की मोटाई भी मापा जा सकता है गोलाई मापी या स्फेरोमीटर की सहायता से। स्क्रू गेज या गोलाई मापी स्फेरोमीटर द्वारा, गोलाई मापी को अंग्रेजी में स्फेरोमीटर कहा जाता है, गोलाई मापी द्वारा हम माप सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर तक की दूरी को, मतलब 10⁻⁻4 मीटर कितना हो गया, ये हो गया 0.1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर तो हमने लिखा ही है 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1000वां भाग हो गया 1 मिलीमीटर, और 10⁻⁻4 मीटर हो गया 0.1 मिलीमीटर। और स्क्रू गेज या गोलाई मापी द्वारा यह स्क्रू गेज तथा गोलाई मापी दूसरे मापक यंत्र हैं वर्नियर कैलिपर्स के अलावा, जिसकी सहायता से और भी छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। 10⁻⁻5 मीटर तक की दूरियों का मापन हम कर सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर। तो ये सभी दूरियां जो कि छोटी दूरियां हैं, उनका मापन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। अब 10⁻⁻5 मीटर से कम दूरी का मापन करना हो, या 100 मीटर से अधिक दूरी का मापन करना हो, 1000 मीटर से अधिक दूरी का मापन करना हो, तो उसके लिए अब इन सभी मापक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। संभव नहीं है कि इन सभी मापक यंत्रों की सहायता से हम आसानी से 10⁻⁵ मीटर से छोटी दूरियों को, या 100 या 1000 मीटर से अधिक दूरियों को आसानी से मापन कर सकें। तो अब इसके लिए अप्रत्यक्ष विधियां या परोक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सी विधियां हैं अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत। इसमें से कुछ मुख्य विधियों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली विधि है लंबन विधि या विस्थापनाभास विधि, पैरेलैक्स मेथड। तो अब नंबर 2 में आप लोग नोट करें अप्रत्यक्ष विधियाँ। प्रत्यक्ष विधि को तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अप्रत्यक्ष विधियाँ, इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स। और अप्रत्यक्ष विधि में के द्वारा, अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा हम बहुत छोटी दूरियों, 10⁻⁻5 मीटर से कम दूरी मापना है, छोटी दूरी मापना है, उसको भी मापन कर सकते हैं। या 100 मीटर से अधिक या 1000 मीटर से अधिक की दूरी मापना है, बहुत लंबी दूरी को मापना करना है, जैसे कि तारा की दूरी मापना है तो उसकी दूरी काफ़ी अधिक है, उसका भी मापन कर सकते हैं। किसी पहाड़ी की दूरी मापना है, किसी स्थान जगह से पहाड़ी की दूरी जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी के डिस्टेंस पर है, तो उसका भी मापन किया जा सकता है प्रतिध्वनि विधि के द्वारा। चंद्रमा की दूरी मापन करना हो पृथ्वी से, उसका भी मापन कर सकते हैं। तो सभी का मापन के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिनको हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा क्या हुआ, बहुत छोटी दूरियों या बड़ी दूरियों का मापन किया जा सकता है। तो लिखिए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इससे बहुत छोटी दूरियों, बहुत छोटी दूरी, चूँकि केवल छोटी दूरी का ही मापन हम कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मापक यंत्रों की सहायता से। मापक यंत्रों की सहायता से बहुत छोटी दूरियों का मापन या बहुत बड़ी दूरियों का मापन, जैसे तारा की दूरी, चंद्रमा की दूरी, पहाड़ी की दूरी, इन सभी दूरियों का मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है। बहुत छोटी या बहुत लंबी या बहुत बड़ी दूरियों का मापन, बहुत बड़ी दूरियों का
मापन अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधियों, बहुत सारी अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिसके बारे में मैंने कहा। अब उसमें से कुछ मुख्य विधियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मापन अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। उसमें से पहली मुख्य विधि है अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत लंबन विधि या विस्थापनाभास विधि, जिसे अंग्रेजी में पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। अब लंबन विधि या विस्थापनाभास विधि पैरेलैक्स मेथड को डिस्कस करने के पहले यह जानना जरूरी है कि लंबन या विस्थापनाभास पैरेलैक्स है क्या चीज़। यदि हम अपनी दोनों आंखों के सामने किसी पेन या पेंसिल को रखें और बारी बारी से पहले दाईं आंख को बंद करके उस कलम या पेंसिल को देखें तथा पुनः बाईं आंख को बंद कर उस कलम या उस पेन या पेंसिल को देखें, तो पृष्ठभूमि जैसे कि दीवार, वाल के किसी बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति, उस पेन या पेंसिल की स्थिति थोड़ी चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो पृष्ठभूमि या दीवार के किसी बिंदु के सापेक्ष उस पेन या पेंसिल की स्थिति में इस परिवर्तन को लंबन या विस्थापनाभास कहा जाता है। अब लंबन विधि की सहायता से इसका उपयोग लंबी दूरियों जैसे किसी ग्रह या तारे की दूरी का मापन के लिए किया जाता है। और यह कैसे किया जाता है, पहले आप लोग नोट कर लें कि लंबन विधि द्वारा, लंबन को हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया। लंबन विधि द्वारा बहुत बड़ी दूरियों जैसे किसी ग्रह या तारा की दूरी मापना हो, किसी ग्रह या तारे की दूरी का मापन आसानी से किया जा सकता है। लंबन विधि द्वारा मापन आसानी से किया जा सकता है। अब इस विधि में, लंबन विधि में, पृथ्वी पर स्थित दो निकट बिंदुओं जैसे कि हमारी बाईं तथा दाईं आंख, लेफ्ट तथा राइट आई, अब इससे नज़दीक क्या हो सकता है कोई चीज़। तो पृथ्वी पर हम लोग रहते ही हैं, तो पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो निकट बिंदुओं, एक बिंदु को बाईं आंख मान लिया जाए एल, तथा दूसरे बिंदु को दाईं आंख मान लिया जाए, ये आर हो गया, राइट। अब इन दोनों बिंदुओं से किसी ग्रह या तारे पर बना कोण हम बारी बारी से दूरबीन की सहायता से किसी ग्रह या तारे का अवलोकन करते हैं तथा इन दोनों आँखों को मतलब बाईं आँख तथा दाईं आँख, एल तथा आर को किसी ग्रह या तारा, स्टार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा मतलब एल एस तथा आर एस, एस किसी स्टार तारा की स्थिति है और बाईं आँख से स्टार की स्थिति को, दूरी को एल एस से डिनोट कर सकते हैं। उसी दूरी को हमें मापना है, इस दूरी को कैपिटल डी हम सपोज कर सकते हैं, माना जा सकता है। फिर राइट अपनी दाईं आँख से, जिसे आर से हम सूचित कर सकते हैं, उससे सन की स्थिति या सन की दूरी को, सन को मिलाने वाली रेखा, दाईं आँख से सन को मिलाने वाली रेखा, तो दूरबीन की सहायता से उस तारे का अवलोकन किया जाएगा और बाईं तथा दाईं आँख को मिलाने वाली रेखा के द्वारा उस स्टार पर बना कोण दूरबीन की सहायता से ज्ञात कर दिया जाता है। अब दोनों पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं या हमारी बाईं आँख तथा दाईं आँख, एल तथा आर के बीच की दूरी को आधार या आधारक कहा जाता है।
अब इस दूरी आधार की अपेक्षा बाईं आंख से तारे की दूरी एस की दूरी तथा दाईं आंख से आर से तारे की दूरी काफ़ी अधिक होगी। तो इसलिए इस आधारक को मतलब बाईं आंख तथा दाईं आंख के बीच की दूरी एल आर को इसे बी संकेत से सूचित किया जाता है, स्मॉल बी संकेत से। तो इसको एक वृत्त का चाप माना जा सकता है। उस वृत्त का चाप जिसका केंद्र स्टार होगा, तारा होगा, तथा त्रिज्या बाईं या दाईं आंख से उस तारे की दूरी कैपिटल डी होगी, जिसका मापन करना है। और सूत्र कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का उपयोग करके कोण को तो हम दूरबीन की सहायता से मेजर कर लेंगे, दोनों स्थितियों से, बाईं आंख से और फिर दाईं आंख से, बारी बारी से अवलोकन कर उस स्टार को, उस तारे का अवलोकन कर हम थीटा का मान मालूम कर सकते हैं दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से। और उसके बाद इस सूत्र की सहायता से थीटा इजकल टू कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, तो चाप हो जाएगा आधारक बाईं तथा दाईं आंख के बीच की दूरी बी, जिसे बी से सूचित किया जाएगा, तथा बाईं आंख तथा दाईं आंख से स्टार की दूरी कैपिटल डी, अगर कैपिटल डी दूरी उसको मान लिया जाए तो थीटा इजकल टू बी स्मॉल बी बाई कैपिटल डी, इसलिए डी इजकल टू आधारक या आधार बी अपॉन थीटा। और बाईं तथा दाईं आंख के बीच की दूरी, जिसे आधारक कहा जाता है या आधार कहा जाता है, इसको तो आसानी से हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं और थीटा को दूरबीन की सहायता से माप कर इन दोनों ज्ञात मानों को इस सूत्र में रखने पर पृथ्वी से उस तारे की दूरी या किसी ग्रह की दूरी का मापन आसानी से किया जा सकता है। अब इसके लिए लंबन विधि द्वारा किसी ग्रह या तारे की दूरी, लंबी दूरी, अति लंबी दूरी का मापन के लिए अब उस डायग्राम को स्केच करते हैं जिसकी सहायता से पृथ्वी से उस ग्रह या तारे की बहुत बड़ी दूरी का मापन किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर पृथ्वी के दो निकट स्थित बिंदु, जैसे कि बाईं आंख को एल से सूचित करते हैं तथा दाईं आंख को आर से सूचित किया जाए, इसके बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है, जिसे बी सपोज कर लिया जाए। और यहाँ से अब कोई काफ़ी दूर स्थित कोई स्टार है, उसका पोजीशन को एस मान लिया जाए। अब बाईं आंख से एस को मिलाने वाली रेखा, इसे ज्वाइन कर दिया जाए और फिर दाईं आंख से भी इसे ज्वाइन कर दिया जाए। चूँकि हम अवलोकन करेंगे स्टार को इन दोनों स्थितियों से एल तथा आर से, आर बिंदुओं से, एल तथा आर बिंदुओं से बारी बारी से उसका अवलोकन करेंगे इससे, जिससे कि थीटा का मान मालूम किया जा सके। इन दोनों रेखाओं एल तथा एस को, बाईं आंख से स्टार को, ये तारा है स्टार, ये बाईं आंख है लेफ्ट एल और दाईं आंख आर है। तो बाईं आंख से स्टार को मिलाने वाली रेखा तथा दाईं आंख से स्टार को मिलाने वाली रेखा, इस दूरी को हम कैपिटल डी मान लेते हैं, जिसका मापन करना है। तो इसके द्वारा स्टार पर बना कोण थीटा का मापन हम दूरबीन की सहायता से कर सकते हैं। अब यह चूंकि दूरी एल आर हमारी बाईं तथा दाईं आंख के बीच की दूरी है, यह आधार है, यह आधारक है, आधार या आधारक, इसको बी संकेत से सूचित किया जाएगा, इक्वल टू बी, माना कि यह दूरी बी है, बी हो गया बेसिस। और एल से मतलब हमारी पृथ्वी पर स्थित दो निकट बिंदु, तो हमारी दो निकट बिंदु बाईं आंख तथा दाईं आंख हो सकती है। एल एस, बाईं आंख से स्टार की दूरी एल एस इक्वल टू आर एस, दाईं आंख से उस तारे की दूरी आर एस इक्वल टू, इसको कैपिटल डी मान लिया जाए। अब यह चूंकि यह जो दूरी एल से आर हमारी पृथ्वी पर दो निकट स्थित बिंदु बाईं आंख तथा दाईं आंख के बीच की दूरी आधारक का मान या आधार का मान बी का मान चूंकि काफ़ी स्मॉल है इस दूरी से, मतलब बाईं आंख तथा दाईं आंख से तारे की दूरी की अपेक्षा बी की दूरी, मतलब दूरी बी आधारक या आधार बाईं आंख तथा दाईं आंख के बीच की दूरी काफ़ी कम है, कैपिटल डी जो कि पृथ्वी से या बाईं तथा दाईं आंख से तारे की दूरी है, तो उसका मान काफ़ी लार्ज है काफ़ी, और यह दूरी बाईं तथा दाईं आंख के बीच की दूरी काफ़ी कम है, तो बी का मान काफ़ी कम है डी से। इसलिए एल आर को अब एक वृत्तीय चाप माना जा सकता है उस वृत्त का जिसका केंद्र सन होगा तथा उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल डी होगी। तो सूत्र से अब एल आर को चाप माना, एल आर इक्वल टू बी को चाप माना जा सकता है। एल आर ये चाप हो गया, एल आर हो गया उस वृत्त का चाप जिसका केंद्र एस है तथा त्रिज्या डी है, उस एल आर हो गया उस वृत्त की चाप जिसका केंद्र स्टार एस को केंद्र मान लिया जाए, स्टार तारा
स्टार तथा त्रिज्या पृथ्वी से या बाईं तथा दाईं आंखों से स्टार की दूरी है तथा त्रिज्या, उस दूरी को हमने डी यहाँ पर सपोज किया है, माना है, त्रिज्या कैपिटल डी है। अब फार्मूला लगा दिया जाए, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या हम जानते हैं, तो चूँकि कोण इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू कोण होगा चाप अपॉन चाप बटा त्रिज्या। चाप हो गया एल आर जो कि बी है, बेसिस है, जिसको हम आसानी से माप सकते हैं स्केल से, तो ये काफ़ी कम दूरी है। और त्रिज्या का मतलब बाईं आंख से स्टार की दूरी या दाईं आंख से स्टार की दूरी, दोनों दूरी कैपिटल डी है। उसी दूरी का मापन तो करना है। और थीटा का मान तो दूरबीन के द्वारा बारी बारी से बाईं आंख से स्टार को देखा जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, फिर दाईं आंख से स्टार का अवलोकन किया जाएगा। और इस कोण को लंबन कोण कहा जाता है। इस कोण को लंबन विधि में जो कोण बनेगा स्टार पर, तारे पर बना कोण, बाईं आंख तथा दाईं आंख को मिलाने वाली रेखा के द्वारा स्टार पर बना कोण को लंबन कोण कहा जाता है। तो थीटा इक्वल टू एल आर, चाप हो गया एल आर का मान, एल आर को हमने बी सपोज किया है, स्मॉल बी अपॉन डी। अब हमको डी मालूम करना है, ग्रह की दूरी मालूम करनी है या तारे की दूरी, इसकी दूरी मालूम करनी है पृथ्वी से। अब यह दूरी आसानी से निकल जाएगा, इसलिए डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, बी आधार अपॉन थीटा। दोनों का मान ज्ञात हो गया है, थीटा का मान दूरबीन से और बी का मान जो आधारक है एल तथा बाईं आंख तथा दाईं आंख के बीच की दूरी, इसको स्केल की सहायता से आसानी से माप सकते हैं। तो इन दोनों ज्ञात मानों बी तथा थीटा के ज्ञात मानों को इस समीकरण में रखने पर, इस सूत्र में रखने पर हम कैपिटल डी मतलब ग्रह तथा ये पृथ्वी से किसी तारे या ग्रह की दूरी का मापन आसानी से कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, डी इक्वल टू बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन थीटा। इस पर आंकिक प्रश्न भी बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, जिसे एनसीईआरटी बुक में भी है तथा अदर बुक्स में भी, साइड बुक्स में भी उपलब्ध है। और वीडियो द्वारा इसको बाद में इस चैप्टर को डील करने के बाद प्रॉब्लम्स को किया जाएगा। अब लंबी दूरियों का मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधियों में से दूसरी विधि को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कोणीय विधि, एंगुलर मेथड, जिसकी सहायता से किसी ग्रह जैसे बृहस्पति या चंद्रमा का आमाप या व्यास या कोणीय व्यास, कोणीय आमाप का मापन किया जा सकता है। और इसके लिए पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु, सपोज किया जाए वह बिंदु ए है, उस बिंदु से किसी ग्रह या चंद्रमा के व्यासतः विपरीत दो बिंदुओं, डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स ए तथा बी का अवलोकन किया जाता है दूरबीन की सहायता से, तथा उस व्यास ए बी के द्वारा, सपोज किया जाए चंद्रमा का व्यास जिसका मापन करना है उसे हम ए बी के द्वारा सूचित करते हैं, ए बी से उसे सूचित किया जाए, तो उस ए बी के द्वारा पृथ्वी पर स्थित बिंदु ए ई पर बना कोण थीटा का मापन किया जा सकता है दूरबीन के द्वारा। और पृथ्वी पर स्थित बिंदु ई से चंद्रमा की दूरी, मतलब ई तथा ई बी, जहाँ ए तथा बी चंद्रमा के व्यासतः विपरीत दो बिंदु हैं, चंद्रमा के व्यासतः विपरीत दो बिंदु हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स, तो उसकी दूरी है, और वह दूरी हम ज्ञात कर चुके हैं। उस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं लंबन विधि के द्वारा, जिसको कि हमने पहला मेथड जो हमने अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत डिस्कस किया वह लंबन विधि था। तो लंबन विधि की सहायता से पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की दूरी आसानी से मापी जा सकती है। तो उस दूरी डी भी ज्ञात हो गया, थीटा भी ज्ञात हो गया, तो आसानी से हम चंद्रमा का व्यास बी का मापन कर सकते हैं उसी सूत्र का उपयोग कर, थीटा इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। अब ए बी को चाप माना जा सकता है, वृत्तीय चाप माना जा सकता है। चूँकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी काफ़ी अधिक है, तो चंद्रमा के व्यास की अपेक्षा वह दूरी, व्यास की जो दूरी, चंद्रमा की व्यास का जो आमाप है, व्यास का साइज है, उसका मान पृथ्वी से परिस्थित बिंदु ई से चंद्रमा की दूरी की अपेक्षा काफ़ी कम होगा। तो उस स्थिति में ए बी को, चंद्रमा के व्यास को
या कोई दूसरा ग्रह है बृहस्पति, उसके व्यास को वृत्तीय चाप माना जा सकता है। और फिर कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या फार्मूला का उपयोग करके हम चंद्रमा का व्यास या बृहस्पति का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो कोणीय विधि द्वारा, पहले आप लोग नोट कर लें इसे, कोणीय विधि द्वारा किसी ग्रह या चंद्रमा का व्यास, कोणीय का व्यास या कोणीय व्यास मापने के लिए इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। किसी ग्रह या चंद्रमा का आमाप का साइज, आमाप को अंग्रेजी में साइज कहा जाता है, आमाप साइज या व्यास या कोणीय आमाप, कोणीय व्यास उस व्यास के द्वारा, चंद्रमा के व्यास के द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु पर बना हुआ कोण है। चंद्रमा के व्यासतः विपरीत बिंदुओं के द्वारा, विपरीत बिंदुओं ए तथा बी के द्वारा, जिसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कहा जा सकता है, अंग्रेजी में कहा जाता है। कोणीय आमाप या व्यास या कोणीय आमाप, तो कोणीय विधि द्वारा किसी ग्रह या चंद्रमा का आमाप या व्यास या कोणीय व्यास या कोणीय आमाप ज्ञात किया जा सकता है, या कोणीय व्यास या कोणीय व्यास का मतलब कौन होगा, कोणीय व्यास ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके लिए एक डायग्राम को स्केच करना होगा। सपोज करते हैं चंद्रमा है और चंद्रमा के व्यासतः विपरीत दो बिंदु हैं। एक बिंदु ए सपोज किया जाए, दूसरा बिंदु इसी व्यास पर, दूसरे व्यास के दूसरे सिरे पर, बाएं सिरे पर ए है, दाएं सिरे पर राइट साइड में बी है। इसी दूरी को मापना है, ये भी दूरी को मापना है, और इस दूरी को मान ले सपोज किया जाए स्मॉल डी है। और पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु है, ये पृथ्वी का पृष्ठ को दिखाया गया है, ऊपरी सतह को। यहाँ पृथ्वी भी गोलाकार है, तो इसके ऊपरी सतह को केवल डायग्राम में, नीचे जगह नहीं है, तो ये पृथ्वी है। अब यहाँ से पृथ्वी पर स्थित बिंदु ई से चंद्रमा के व्यास के दो विपरीत बिंदुओं, व्यासतः विपरीत दो बिंदुओं को देखा जाता है, दूरबीन की सहायता से अवलोकन किया जाता है। तो हम ई से ए को मिला दें, चंद्रमा के व्यास का ए सिरे से ई को मिलाया गया, और फिर बी सिरे से भी ई को मिला दिया जाए। ए सिरे से तो हमने मिलाया ही पहले। अब इस व्यास के द्वारा, चंद्रमा के व्यास के द्वारा बना कोण थीटा, दूरबीन की सहायता से मालूम किया जा सकता है। अब चूंकि ई से पृथ्वी पर स्थित बिंदु ए से ए की दूरी को डी मान लिया जाए, कैपिटल डी, जिसका मापन किया जा चुका है पहले मेथड में, फर्स्ट मेथड में, लंबन विधि में। और थीटा का मापन भी, थीटा का मान भी हम दूरबीन की सहायता से मालूम कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये जो व्यास है चंद्रमा का व्यास डी, यह दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो चूंकि ए बी व्यास है जिसका मापन करना है, ए बी जिसको हमने डी सपोज किया, माना कि ए बी इक्वल टू डी, ये व्यास है चंद्रमा का व्यास। और व्यास द्वारा पृथ्वी पर स्थित, व्यास के दोनों सिरों के द्वारा पृथ्वी पर स्थित बिंदु ई पर बना कोण कितना है, थीटा, जिसे कोणीय आमाप कहा जाएगा। कोण या कोणीय आमाप चंद्रमा का व्यास है, और इस व्यास के द्वारा कोणीय आमाप, इस व्यास का कोणीय आमाप कितना है, थीटा है। व्यास के द्वारा ई पृथ्वी पर बना कोण एंगल एंगल ए ई बी, चंद्रमा के व्यास के ए सिरे तथा बी सिरे को दूरबीन की सहायता से देखा जाता है पृथ्वी पर स्थित बिंदु ई से, और उस व्यास के द्वारा बना कोण थीटा को हम का मापन कर लेते हैं दूरबीन की सहायता से। तो कोणीय आमाप होगा ए ई बी इक्वल टू थीटा। ये कोणीय आमाप हो गया चंद्रमा का, कोणीय आमाप या कोणीय व्यास चंद्रमा का। अगर थीटा मालूम हो जाता है तो डी मालूम हो जाएगा। अगर चंद्रमा का व्यास मालूम है प्रॉब्लम में, तो और डी दूरी मालूम है, तो कोणीय आमाप भी या कोणीय व्यास भी चंद्रमा का मालूम किया जा सकता है सूत्र की सहायता से। चंद्रमा का कोणीय व्यास हो गया या कोणीय आमाप, कोणीय या कोणीय व्यास। अब चूंकि डी जो दूरी है, डी को जो चंद्रमा का व्यास है, वह
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की अपेक्षा काफ़ी कम है, इसलिए अब ए बी को ई को केंद्र पर स्थित मानते हुए अब ए बी को चाप माना जा सकता है, वृत्तीय चाप माना जा सकता है। चाप का एक छोटा भाग तो लगभग सरल रेखा होगी, वृत्त का एक छोटा भाग, बड़े आकार का वृत्त हो तो उसका एक छोटा भाग लगभग सीधी रेखा होती है जिसे चाप माना जा सकता है। तो डी इज लेस देन डी। अब यहाँ फॉर्मूला कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि कोण इजकल टू कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यहाँ चाप हो गया कितना, यहाँ चाप हो गया डी चाप हो गया, तो ए बी इजकल टू चाप हो गया, चाप ए बी। और त्रिज्या का मतलब है ये डी हो गया दूरी, ई से ए की दूरी या ई से बी की दूरी, तो डी है कैपिटल डी है, और ए बी इजकल टू स्मॉल डी है जो कि चंद्रमा का व्यास है। अब आसानी से कोण इजकल टू थीटा इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, इसलिए डी इजकल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी। डी क्या है, डी चंद्रमा का व्यास है, तो इस सूत्र से चंद्रमा का व्यास मालूम किया जा सकता है। चंद्रमा का व्यास थीटा तथा डी के ज्ञात मानों को रखने पर, इस समीकरण में रखने पर, इसे समीकरण 2 मान लिया जाए, पहली विधि में हमने समीकरण 1 माना था उसे, तो चंद्रमा का व्यास इस सूत्र से मापा जा सकता है थीटा तथा डी के ज्ञात मानों को रखने पर। और इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम में, टेक्स्ट बुक में 2.24 है। अंतर यही है कि उसमें चंद्रमा की जगह बृहस्पति ग्रह का उसमें व्यास मालूम करना है, जबकि उसके द्वारा मतलब बृहस्पति ग्रह के व्यास के द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर बना कोण का मान दिया हुआ है, और पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी भी दी गई है। तो आसानी से इस फार्मूला से डी इजकल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, इस सूत्र की सहायता से आसानी से चंद्रमा का व्यास मापा जा सकता है, मैंने बृहस्पति का व्यास भी मापा जा सकता है। उस प्रॉब्लम को मैंने इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम में सॉल्यूशंस टू एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम के अंतर्गत अलग से उसको उसी चैप्टर में, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सॉल्व किया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं उस सॉल्यूशन को। जब तक कि हिंदी माध्यम से चैप्टर 2 मात्रा के मापन डिस्कस हो रहा है, तो डिस्कस होने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन तब तक आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम में मैंने सॉल्व किया है उस प्लेलिस्ट से, इस चैनल के। अब प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत तीसरी मुख्य विधि है लेजर विधि, जिसकी सहायता से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो नंबर 3 आप लोग नोट करें, अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही है, अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत ही यह विधि है जिसकी सहायता से लंबी दूरियों का मापन किया जाता है। लंबी दूरी या अति सूक्ष्म दूरी भी है तो उसका भी मापन अप्रत्यक्ष विधि से ही किया जाता है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लंबी दूरियों का मापन। तो तीसरी विधि है लेजर विधि। लेजर विधि, लेजर अंग्रेजी में इसे लिखते हैं LASER, एब्रेविएटेड फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर मेथड अंग्रेजी में लेजर। L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन एंड R फॉर रेडिएशन। रेडिएशन के लिए R है, इमिशन के लिए कैपिटल E है, स्टिमुलेटेड का मतलब एक्साइटेड, उद्दीप्त, उसके लिए S है, और प्रवर्धन या प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, तो एम्प्लीफाई करना, बढ़ाना, तो उसके लिए है L। लाइट के लिए L दिया गया है, L स्टैंड फॉर लाइट, लेजर मेथड। और इसकी सहायता से इस विधि द्वारा, इस अप्रत्यक्ष विधि द्वारा या परोक्ष विधि द्वारा, इस विधि द्वारा मतलब लेजर विधि द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इस चीज़ को नोट कर लें आप लोग, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या उसे आमाप भी कहा जाता है दूरी को, चंद्रमा की दूरी का मापन किया जाता है, का मापन किया जाता है या किया जा सकता है। अब डिस्कस किया जाए कि लेजर विधि द्वारा कैसे मापन किया जाएगा चंद्रमा की दूरी का। तो इसके लिए पृथ्वी पर स्थित ट्रांसमीटर से, प्रेसी से, जिसको अंग्रेजी में प्रेसी कहा जाता है, उससे लेजर किरणों को, लेजर बीम को
चंद्रमा की ओर भेजा जाता है तथा चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पुनः वापस लौटने में लगे समय अंतराल को नोट कर लिया जाता है। तो चंद्रमा से परावर्तित होकर के लेजर किरणें पुनः वापस आएंगी, तो इसलिए लेजर विधि प्रतिध्वनि पर आधारित है, इको मेथड पर आधारित है। अब उसकी सहायता से हम अब समय अंतराल मालूम हो गया, मतलब लेजर किरणों को लेजर किरण पुंज को, लेजर बीम को पृथ्वी से भेजा गया तो चंद्रमा तक जाने में लगा समय, अब पुनः चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक रिटर्न होकर वापस लौटने का समय अंतराल मालूम कर लिया गया। सपोज किया जाए कि वह माना जाए कि वह समय अंतराल कुल समय अंतराल टी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा तक लेजर किरणों को पहुंचने में कितना समय लगेगा, T/2। क्योंकि लेजर किरणों को जिसे पृथ्वी से भेजा गया तो उन लेजर किरणों को या लेजर किरण पुंज को, लेजर बीम को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच करके तो चंद्रमा तक जाकर और पुनः चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक वापस लौटने में लगा समय अंतराल को हमने माना कि वह समय अंतराल स्मॉल टी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने जाने में लेजर किरणों को कितना समय लगेगा, T/2। अब दूरी हम मालूम कर सकते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आसानी से मालूम कर सकते हैं। चूँकि चाल होता है दूरी बटा समय, इसलिए दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, चूँकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, पृथ्वी से लेजर किरण पुंज को पृथ्वी से भेजा जाता है चंद्रमा की ओर और पृथ्वी से चंद्रमा तक जाकर, चंद्रमा तक से स्ट्राइक कर चंद्रमा तक जाकर एवं पुनः चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक लौटने में लगा समय हम सपोज कर लिया जाए, इस समय को टी मानते हैं, स्मॉल टी। एवं चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटने वाले लेजर किरण पुंज, अब इसमें कितना समय लगा वह मालूम कर लेते हैं, टी। अगर समय टी है वह मालूम करेंगे हम। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाकर एवं चंद्रमा से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटने वाले लेजर किरण पुंज का समय अंतराल, माने जाने में, पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और पुनः चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक लौटने में इसका जो समय अंतराल होगा टी मालूम कर लिया जाता है। समय अंतराल टी यदि टी हम मालूम कर लेंगे, टी हो तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जिसे हमें मेजर करना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और इस समय अंतराल को हम क्लॉक की सहायता से मालूम कर सकते हैं। चंद्रमा की दूरी टी इक्वल टू, चंद्रमा की दूरी, उस दूरी को मान सपोज किया जाए x है, तो दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। तो चाल का मतलब यहाँ चाल लेजर किरण पुंज की चाल है, तो लेजर किरण पुंज की चाल को प्रकाश की चाल, काफ़ी फास्ट स्पीड होता है लेजर किरण पुंज का, तो उसे प्रकाश की चाल के बराबर उसे मान लिया जाए c, प्रकाश की चाल c इंटू समय हो गया T/2। टोटल टाइम t है पृथ्वी से लेजर किरण पुंज को चंद्रमा तक जाने में और चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक लौटने में, तो इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में समय कितना लगेगा, T/2। अब यहाँ c प्रकाश की चाल है, लेजर किरणों की चाल है जिसे प्रकाश की चाल के बराबर माना गया है यहाँ। तो लेजर भी एक प्रकाश किरण पुंज ही है, तो जो एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज है, मोनोक्रोमेटिक और डायसिक होता है, डायरेक्शनल होता है, मोनोक्रोमेटिक भी होता है, डायसिक भी होता है, डायरेक्शनल भी होता है। C इक्वल टू लेजर किरण पुंज की चाल, मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किरण पुंज, या प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह तीसरा सूत्र हो गया। पहले दो मेथड में दो सूत्र का उपयोग हुआ, हमने डिराइव किया, यहाँ तीसरा सूत्र है। तो x इक्वल टू c इंटू T/2। c लेजर किरण पुंज की चाल है जो प्रकाश की चाल के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल को हम मालूम करेंगे। तो समय अंतराल जो पृथ्वी से
लेजर किरणों को चंद्रमा तक जाने में होगा वह कुल समय अंतराल, मतलब चंद्रमा से फिर परावर्तित होकर के वापस लौटने में कुल समय अंतराल हमने टी माना, सपोज किया है, तो T/2 हो जाएगा केवल पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेजर किरणों को लगा समय। तो टी को हम क्लॉक की सहायता से मालूम कर लेंगे, घड़ी की सहायता से। तो चंद्रमा की दूरी का मापन, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का मापन इस सूत्र से किया जा सकता है, x=c/T/2। और इस सूत्र पर आधारित एक प्रॉब्लम भी आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, अतिरिक्त अभ्यास में, एडिशनल एक्सरसाइजेज में 2.29, जिसको कि मैंने अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रॉब्लम नंबर्स भी डाले गए हैं, लिखे गए हैं, तो आसानी से उसे खोजा जा सकता है प्लेलिस्ट से। फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार के प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से उस प्रॉब्लम को, उस वीडियो को खोजा जा सकता है। उसमें उस वीडियो में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है, इस फॉर्मूला बेस्ड है। अब लंबी दूरियों का मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधियों में से चौथी विधि, फोर्थ मेथड, रडार विधि को डिस्कस किया जाए। फोर्थ मेथड है अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत रडार विधि। रडार विधि की सहायता से किसी वायुयान, हवाई जहाज की उपस्थिति की स्थिति को, आसमान में कहाँ उसकी स्थिति है, उसको मालूम किया जा सकता है। पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, वह मालूम किया जा सकता है रडार विधि द्वारा। तो रडार विधि किसके लिए है? इस विधि द्वारा, इसे नोट करें, इस विधि द्वारा पृथ्वी से किसी वायुयान या हवाई जहाज, एरोप्लेन की स्थिति कि पृथ्वी से किसी वायुयान या हवाई जहाज, एरोप्लेन की स्थिति या दूरी या ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है पृथ्वी से, दूरी या ऊंचाई का मापन किया जा सकता है। ऊंचाई का मापन आसानी से किया जा सकता है रडार विधि द्वारा। और रडार विधि में पृथ्वी पर लगे ट्रांसमीटर रेसी की सहायता से रेडियो तरंगों को या सूक्ष्म तरंगों को, माइक्रोवेव्स को प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है एरोप्लेन की ओर, एरोप्लेन की तरफ या एरोप्लेन की ओर, तथा उस हवाई जहाज से परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी तक लौटने में कुल समय अंतराल टी, सपोज किया जाए वह समय अंतराल, माना जाए कि वह समय अंतराल स्मॉल टी है, उसको नोट कर लिया जाता है, मालूम कर लिया जाता है क्लॉक की सहायता से, घड़ी की सहायता से। और उसके बाद पृथ्वी से उस वायुयान या हवाई जहाज या एरोप्लेन की उपस्थिति की स्थिति या दूरी को हम उसी सूत्र से, जैसा कि लेजर विधि में चंद्रमा की दूरी का मापन किया गया, तो उसी सूत्र के आधार पर दूरी = चाल गुना समय का उपयोग कर हम उस हवाई जहाज की स्थिति या हवाई जहाज की ऊंचाई को पृथ्वी से मालूम कर सकते हैं। तो यदि ट्रांसमीटर से भेजे गए रेडियो तरंगों, यदि पृथ्वी पर स्थित ट्रांसमीटर या पृथ्वी के ट्रांसमीटर रेसी, अंग्रेजी में ट्रांसमीटर कहा जाता है, से प्रेषित किए गए, भेजे गए रेडियो तरंगों या सूक्ष्म तरंगों, रेडियो तरंगों को हवाई जहाज से, वायुयान से परावर्तित होकर, वायुयान से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटने में समय अंतराल अगर टी है तो उसको हम नोट कर लेंगे क्लॉक की सहायता से। पृथ्वी तक वापस लौटने
में लगा समय अंतराल सपोज किया जाए टी है, जिसको हम नोट करेंगे क्लॉक की सहायता से। टी ज्ञात किया जाता है। अब समय अगर अंतराल मालूम हो गया, कुल समय अंतराल, रेडियो तरंगों को पृथ्वी के ट्रांसमीटर से, प्रेसिस से भेजे जाने के बाद वायुयान से, एरोप्लेन से टकराकर परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी तक वापस लौटने में अगर कुल समय अंतराल मालूम हो गया टी, तो हम उस वायुयान की स्थिति पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, वह कितनी दूरी पर है, वह मालूम कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी से वायुयान की स्थिति या दूरी या ऊंचाई की स्थिति या दूरी या ऊंचाई, अगर इस दूरी को x मान लिया जाए तो x इक्वल टू, फिर दूरी इक्वल टू चाल रेडियो तरंगों की चाल। रेडियो तरंगें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जिसकी चाल प्रकाश तरंग की चाल के या प्रकाश विकिरण की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो उसकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत 7 विद्युत टाइप की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगें, औरत किरणें, इंफ्रारेड रेडिएशन, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो कुल मिलाकर के प्रकाश भी है उसमें, दृश्य प्रकाश भी है, तो कुल मिलाकर 7 रेडिएशंस हैं, 7 विकिरण हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में। विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत 7 विकिरण मौजूद है। तो दूरी इक्वल टू x इक्वल टू सी, प्रकाश की सी, यहाँ रेडियो तरंग की चाल सी हो गया, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, रेडियो तरंग भी या सूक्ष्म तरंगें भी हैं, तो अपॉन T/2। T/2 समय हो गया, क्योंकि कुल समय अंतराल पृथ्वी से भेजे गए रेडियो तरंगों का एरोप्लेन की ओर और एरोप्लेन से टकराकर पृथ्वी तक वापस लौटने में कुल समय अंतराल टी है, तो पृथ्वी से एरोप्लेन तक, हवाई जहाज तक पहुंचने में रेडियो तरंगों को या सूक्ष्म तरंगों को कितना समय लगेगा, T/2। तो इसलिए पृथ्वी से वायुयान की स्थिति या दूरी x इक्वल टू सी, रेडियो तरंगों की चाल मल्टीप्लाइड बाई कुल समय अंतराल का आधा T/2। यह सूत्र 4 है, क्योंकि 3 सूत्र 3 मेथड में प्राप्त किए गए हैं, तो इसका नंबर, समीकरण नंबर 4 है। और इस सूत्र पर आधारित इससे पृथ्वी से वायुयान की स्थिति मालूम की जा सकती है, सी तथा टी के मानों को रख करके इस सूत्र में, इस समीकरण में। और इस पर आधारित भी एकांकिक प्रश्न अतिरिक्त अभ्यास में NCERT टेक्स्ट बुक में दिया गया है 2.30, जिसको भी मैंने अपने अंग्रेजी माध्यम के एक वीडियो में सॉल्व किया है, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, जिसे आप लोग सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें प्रॉब्लम नंबर्स भी, किस वीडियो में कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, उसको स्पष्ट रूप से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो उसे आप सर्च करके देख सकते हैं उस प्रॉब्लम को, जो कि काफ़ी आसान है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। लंबी दूरियों का मापन के अंतर्गत अप्रत्यक्ष विधियों में से 5वीं विधि, 5th मेथड, जो कि अंतिम मेथड होगा लंबी दूरियों का मापन अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत, तो उसको अब डिस्कस किया जाए। और वह 5वीं विधि है, 5वीं अप्रत्यक्ष विधि, सोनार विधि। सोनार विधि, और सोनार विधि की सहायता से समुद्र तल में स्थित कोई जीवाश्म है, समुद्र तल पर पड़ा हुआ, या कोई बड़ा चट्टान है, या समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी है, उसकी स्थिति, उसका लोकेशन का पता किया जा सकता है सोनार विधि द्वारा। और यह भी प्रतिध्वनि पर ही आधारित है। सोनार मेथड। और इसमें समुद्र में स्थित किसी जहाज, स्टीमर के ट्रांसमीटर से ध्वनि तरंगों को या पराश्रव्य तरंगों को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है समुद्र के तल की ओर, तथा समुद्र तल में स्थित कोई जीवाश्म है या बड़ा चट्टान है या पनडुब्बी है, तो उससे टकराकर परावर्तित होकर लौटने वाली
ध्वनि तरंगों या प्रसव्य तरंगों का समय अंतराल, कितना समय लगा उस ध्वनि तरंग को या प्रसव्य तरंग को, अल्ट्रासोनिक वेव को समुद्र के तल तक पहुंचने में और पुनः उसे परावर्तित होकर वापस लौटने में, इस समय अंतराल को नोट कर लिया जाता है, मालूम कर लिया जाता है क्लॉक की सहायता से, घड़ी की सहायता से। और जब यह मालूम हो जाएगा समय अंतराल, कुल समय अंतराल, तो फिर से वह ध्वनि तरंगें परावर्तित होकर समुद्र तल से या समुद्र तल में पर स्थित किसी चट्टान से या जीवाश्म से या समुद्र में स्थित किसी पनडुब्बी से टकराकर परावर्तित होकर जो ध्वनि तरंगें या प्रसव्य तरंगें फिर जहाज के ट्रांसमीटर तक उसके रिसीवर के द्वारा, ग्राही के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं। तो अगर यह मालूम हो जाता है समय अंतराल, तो उस जहाज से समुद्र तल या समुद्र में स्थित जीवाश्म या रॉक्स, चट्टान या पनडुब्बी की दूरी मालूम की जा सकती है। तो इसमें, इस मेथड में, सोनार विधि में, इससे किसी समुद्र में स्थित किसी जहाज से, स्टीमर से समुद्र तल या समुद्र में स्थित किसी जीवाश्म या चट्टान या पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को नोट करें आप लोग। इस विधि द्वारा समुद्र में स्थित, समुद्र के अंदर स्थित किसी जीवाश्म जैसे व्हेल वगैरह का जीवाश्म, व्हेल का आकार काफ़ी बड़ा होता है, तो जीवाश्म है तो उससे टकरा सकता है जहाज, तो जहाज को खतरा हो सकता है, जहाज डूब सकता है टकराने से, या पनडुब्बी से टकरा करके जहाज असंतुलित होकर के डूब सकता है। तो उससे बचाव के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, सोनार विधि का। किसी जीवाश्म या चट्टान है, बड़ा चट्टान है, या पनडुब्बी, सबमरीन की स्थिति या दूरी का पता लगाया जा सकता है कि स्थिति या दूरी का जहाज से, की दूरी की स्थिति या दूरी, पनडुब्बी की स्थिति या दूरी जहाज से ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। और इसके लिए रेडियो तरंगों को, इसके लिए ध्वनि तरंगों को या प्रसव तरंगों को जहाज के ट्रांसमीटर से भेजा जाता है समुद्र तल की ओर। तो जहाज की इस विधि में जहाज के ट्रांसमीटर या प्रेसी, हिंदी में इसे प्रेसी कहेंगे, प्रेसी अंग्रेजी में ट्रांसमीटर से भेजे जाने वाले ध्वनि तरंगों या प्रसव्य तरंगों, अल्ट्रासोनिक वेव्स तरंगों को समुद्र तल से या उस जीवाश्म से या पनडुब्बी से टकराएगा और ध्वनि तरंगें या प्रसव तरंगें जाकर के स्ट्राइक करेंगी उस जहाज के रास्ते में कोई रुकावट है उससे, और उससे परावर्तित होकर पुनः जहाज के ट्रांसमीटर तक वापस आएंगी। तो प्रसव तरंगों को समुद्र तल या जीवाश्म या पनडुब्बी या चट्टान, कोई भारी बड़ा चट्टान है, जीवाश्म से टकराकर या परावर्तित होकर टकराएगा, तो फिर परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट, परावर्तित होकर जहाज तक के ट्रांसमीटर तक, अब जहाज के ग्राही के द्वारा, रिसीवर के द्वारा उसे रिसीव किया जाएगा। तो जहाज तक पहुंचने में लगा समय अंतराल T मालूम कर लिया जाता है, क्लॉक द्वारा मालूम कर लिया जाता है। इसलिए जब यह मालूम हो जाएगा समय अंतराल, तो
जहाज़ से समुद्र तल की दूरी कहें या समुद्र तल में जो पनडुब्बी, समुद्र में जो पनडुब्बी है उसकी दूरी या जीवाश्म की दूरी, समुद्र में स्थित पनडुब्बी या किसी जीवाश्म जैसे व्हेल वगैरह का है की दूरी x इजकल टू दूरी इजकल टू चाल, यहाँ चाल ध्वनि की चाल होगी या पराश्रव्य तरंगों की चाल, ध्वनि या पराश्रव्य तरंगों की चाल गुने समय T/2 हो जाएगा। समय का मतलब जहाज से पनडुब्बी तक या जीवाश्म तक ध्वनि तरंगों या पराश्रव्य तरंगों को पहुंचने में लगा समय, कुल समय परावर्तित होकर के जीवाश्म से जहाज के प्रेसी से ट्रांसमीटर से भेजे जाने के बाद ध्वनि तरंगों या पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में स्थित जीवाश्म में किसी जीवाश्म या पनडुब्बी से टकराकर परावर्तित होकर के पुनः जहाज तक वापस लौटने में जो समय अंतराल है, कुल समय अंतराल उसको हमने टी सपोज किया है, टी माना है, स्मॉल टी। तो जहाज के ट्रांसमीटर से ध्वनि तरंगों को या पराश्रव्य तरंगों को किसी समुद्र में स्थित जीवाश्म तक या पनडुब्बी तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, T/2। तो ये समय हो गया, समय अंतराल कुल समय का T का T/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसलिए ध्वनि की चाल को हम भी संकेत से सूचित करें या पराश्रव्य तरंगों की चाल को, और समय हो गया T/2 मतलब जहाज के ट्रांसमीटर से पनडुब्बी तक समुद्र के अंदर स्थित पनडुब्बी या जीवाश्म तक पहुंचने में लगा समय, कुल समय अंतराल T है तो उसका आधा होगा। कुल समय अंतराल T है पुनः जहाज तक वापस लौटने में, ट्रांसमीटर तक वापस लौटने में ध्वनि तरंगों को कुल समय लगा वह T है। तो केवल जहाज के ट्रांसमीटर से उस पनडुब्बी समुद्र में स्थित पनडुब्बी या जीवाश्म तक या चट्टान तक किसी रॉक तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, T/2। और इस सूत्र की सहायता से हम, ये 5वां सूत्र है, और इस सूत्र की सहायता से हम जहाज से समुद्र के अंदर स्थित किसी उपस्थित उसके रास्ते में जो रुकावट है उस रुकावट की कितनी दूरी है पनडुब्बी या जीवाश्म की या समुद्र तल की दूरी को हम की स्थिति को माप सकते हैं। इस सहायता मैंने v × T/2, v मालूम है, t मालूम है, तो हम आसानी से x का मान, दूरी मतलब जहाज से उस जीवाश्म की दूरी मालूम कर सकते हैं। और इस पर आधारित NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम एक अतिरिक्त अभ्यास में, एडिशनल एक्सरसाइज में 2.30 है, जिसको मैंने पहले बताया रडार विधि में, लेकिन वास्तव में वह प्रॉब्लम इस सोनार विधि पर आधारित है, जिसको आप मेरे इस चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के चैनल भाई अभय कुमार के चैनल पर आप वॉच कर सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में बनाए गए वीडियो में, जिसमें प्रॉब्लम नंबर भी उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लेलिस्ट से आप उसको सर्च कर सकते हैं। वह प्रॉब्लम वास्तव में 2.30 रडार मेथड पर आधारित नहीं है, बल्कि सोनार मेथड पर आधारित है, जिसको मैंने भूलवश रडार मेथड के अंतर्गत उसे बतलाया था। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो उस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं मेरे अंग्रेजी माध्यम के वीडियो में, जिसका हेडिंग होगा सॉल्यूशंस टू NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नंबर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, उसका नंबर भी दिया गया है। अब तक हम लोगों ने लंबाई का मापन में अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा लंबी दूरियों का मापन को डिस्कस किया 5 विधियों के द्वारा, 5 मुख्य विधियों द्वारा। हालांकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लंबाई के मापन से संबंधित, मतलब लंबाई अप्रत्यक्ष विधि द्वारा अत्यंत छोटी दूरियों का मापन से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया जाए। तो इसको देखते हुए इसी वीडियो में मैं अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन से संबंधित कुछ मुख्य विधियों के बारे में संक्षेप में बतलाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि आप एक ही वीडियो में लंबाई का मापन से संबंधित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों में बड़ी दूरियों का मापन तथा अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन एक ही वीडियो में देख सकें। तो आप सभी स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए मैंने इसी वीडियो में इसको थोड़ा सा और इस वीडियो के ड्यूरेशन को, अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अब हम अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन को मैं कुछ
मेथड है, मुख्य मेथड्स हैं, उसके बारे में बतलाऊँगा। तो 10 टू द पावर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा 10 टू पावर -5 मीटर तक की दूरी को गोलाई मापी या स्क्रू गेज की सहायता से, मतलब किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। तो उससे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन उससे छोटी दूरी है 10 टू पावर -6 से -7 मीटर। तो 10 टू पावर -7 मीटर तक की दूरियों को 10 टू पावर -5 मीटर से जो छोटी दूरियां हैं, तो उसको हम प्रकाशीय यंत्रों की सहायता, जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से उसका मापन कर सकते हैं। 10 टू द पावर -7 मीटर तक की दूरी को, तक की छोटी दूरियों को। और उससे भी छोटी दूरी है 10 टू पावर -8 मीटर से लेकर 10 टू पावर -10 मीटर तक की भी दूरियों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसकी सहायता से अणु का आकार, जैसे 10 टू पावर -8 मीटर से लेकर के 10 टू पावर -9 मीटर या 10 टू पावर -10 मीटर तक भी, 10 टू पावर -10 मीटर परमाणु का आकार होता है। तो 10 टू पावर -8 से 10 टू पावर -9 मीटर अणु का साइज अगर है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए भी एक विधि है जिसका नाम एवोगाड्रो विधि है। तो एवोगाड्रो विधि द्वारा हम किसी अणु, जैसे ओलिक अम्ल है, तो उसका साइज 10 टू पावर -9 मीटर होता है, तो उसका मापन कर सकते हैं। या परमाणु का साइज भी एवोगाड्रो विधि के द्वारा 10 टू पावर -10 मीटर वह मालूम कर सकते हैं। तो एवोगाड्रो विधि अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन विधि द्वारा किसी अणु, जैसे ओलिक अम्ल है, द्रव ओलिक अम्ल एग्जाम्पल, का साइज जो कि 10 टू पावर -9 मीटर होता है, उसको मापन कर सकते हैं। का आकार, साइज 10 टू द पावर -9 मीटर, अणु का आकार, अणु के आकार का, किसी अणु ओलिक अम्ल के आकार जो कि 10 टू पावर -9 मीटर साइज का है, का मापन किया जा सकता है। या किसी परमाणु के आकार का साइज 10 टू पावर -10 मीटर जिसका रेंज होता है, वह भी किया जा सकता है। इसके अलावा एवोगाड्रो विधि द्वारा किसी परमाणु का साइज 10 टू पावर -10 मीटर को भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी विधि है किसी क्रिस्टल में एटम्स के बीच की दूरी को मालूम करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्स किरण विवर्तन विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसी क्रिस्टल या रवा, उसको हिंदी में रवा कहते हैं, किसी क्रिस्टल या रवा के परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी को एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का अर्थ होता है विवर्तन, एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना। एक्स किरण का जब क्रिस्टल से टकराएगा तो क्रिस्टल से टकराने के बाद एक्स किरणें विवर्तित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपने प्रारंभिक रास्ते से मुड़ जाती हैं, तो उसे एक्स किरणों का विवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का विवर्तन में किसी अवरोधक के कोर से टकराने पर आपतित होने के बाद प्रकाश उस कोर के ज्यामितीय छाया में मुड़ जाती है सीधी रेखा से। ऐसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन रास्ते में कोई अगर अवरोधक होगा तो उसके कोर से टकराने के बाद प्रकाश उसकी प्रकाशीय छाया में, उस अवरोधक के प्रकाशीय छाया में मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो किसी क्रिस्टल या रवा के परमाणुओं के बीच की दूरी को एक्सरे डिफ्रैक्शन विवर्तन द्वारा, एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा मापा जा सकता है। एक्सरे विवर्तन से संबंधित एक सूत्र है, ब्रैग का सूत्र, 2d sin थीटा = n लैम्डा, उसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा में है रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर किसी परमाणु के नाभिक का आकार, और परमाणु से भी छोटा आकार है नाभिक उसका, अगर एवोगाड्रो विधि द्वारा तो हम कर सकते हैं
या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी परमाणु के आकार का मापन कर सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर तक का। लेकिन परमाणु का आकार से भी छोटा चीज़ नाभिक है, जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो उसका मापन रदरफोर्ड का ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा नाभिक का साइज का निर्धारण किया गया, जो कि 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का होता है, ऑर्डर का होता है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा उन्होंने गोल्ड क्या किया था, गोल्ड का उपयोग, माने गोल्ड फॉयल का, पतले सोने के पतला चदरा का उपयोग किया था। तो गोल्ड न्यूक्लियस का साइज का गोल्ड न्यूक्लियस के साइज का निर्धारण किया था। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए उसके नाभिक का आकार जो कि 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का प्राप्त किया गया था। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसी परमाणु के नाभिक का आकार, परमाणु के नाभिक का आकार किस कोटि का, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का, ऑर्डर का ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया गया। और इसके अलावा एक अन्य मेथड का जिक्र किया जा सकता है कि अगर दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी है, जो कि वह दूरी प्रकाश की तरंग लंबाई की कोटि का है, वेवलेंथ ऑफ लाइट की कोटि का है। वेवलेंथ ऑफ लाइट के कोटि का अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज है, कोई पार्टिकल का साइज है, तो उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन करके कर सकते हैं। जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के द्वारा। तो इस प्रकार जो दूरी प्रकाश की साइज के समतुल्य दूरी है, मतलब प्रकाश की तरंग लंबाई के कोटि का जो दूरियां हैं, तो उसको हम प्रकाश का व्यतिकरण के अध्ययन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रकाश की तरंग लंबाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट की कोटि का मतलब ऑर्डर, तो उस क्रम का, प्रकाश की तरंग लंबाई की कोटि, प्रकाश की तरंग लंबाई, तो इस प्रकाश की तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम, 7800 एंगस्ट्रम होती है। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है प्रकाश का तरंग लंबाई का साइज, जैसे प्रकाश का। तो प्रकाश की तरंग लंबाई की कोटि के बराबर या कोटि के आकार के कण का, चाहे परमाणु का, के कणों का आकार साइज का मापन प्रकाश का व्यतिकरण की स्टडी से, प्रकाश का व्यतिकरण द्वारा जिसमें कई मेथड है, जिसकी सहायता से प्रकाश की तरंग लंबाई का मापन किया जाता है। तो उस कोटि का अगर कोई कण है, परमाणु है, तो उसका आकार का मापन किया जा सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा ही, अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही इन विधियों का जिक्र मैंने किया। इनके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जा सकता है, जो कि अणु के साइज का या परमाणु के साइज का या नाभिक का दूरी मापना हो, आकार मापना हो, तो वे सभी इन विधियों की सहायता से किए जा सकते हैं, जिसका मेंशन हमने किया। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो
आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।